हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल विस्ता एससी कॉशंस मेक्स गवर्नमेंट हिट पॉज। तो बेसिकली जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, तो एससी ने उस पर स्टे लगा दिया और एससी ने बोला है कि फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद आप उसके बाद आगे कोई काम नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कम्स एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट इज एमिंग टू कंप्लीट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाई अगस्त 2022। तो अभी गवर्नमेंट का क्या प्लान है, हमें 2022 तक ये पार्लियामेंट बिल्डिंग पूरी बना देनी है। फॉर द गवर्नमेंट द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट आर मैनी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड द कॉस्ट बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स। तो मेनली जो सारे ऑफिसर्स होंगे वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होंगे, तो कॉस्ट बेनिफिट उसका भी होगा। साथ में जैसे अर्थक्वेक की टेक्नोलॉजी होगी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए, और भी सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज होंगी। तो इन सबको ध्यान में रख के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस पर होल्ड लगा दिया। Expressing its concern at the government proceedings aggressively with the Central Vista redevelopment while petitions against the project are pending। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इतनी जल्दी काम मत करिए, इतने एग्रेसिवली इस प्रोजेक्ट पे मत जाइए जब अभी पिटीशंस पेंडिंग है। एक बार पिटीशंस पे सारा डिसीजन हो जाए उसके बाद ही आप आगे कुछ काम करिएगा। मेनली ये बोला गया है कि ये श्योर हो जाए कि कोई भी नो कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज विल बी कैरीड आउट एट द साइट, कि कोई भी कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन या फिर किसी भी ट्रीज को ट्रांसलोकेट नहीं किया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सारी प्लीज पर डिसाइड नहीं कर लेती है। और इसके अलावा फर्स्ट पेज पर कोई भी मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ होती हैं बेसिकली। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर है, विद डेटा फ्रॉम यूके एंड इंडिया कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन गो टू रेगुलेटर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फाइजर ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड ने अप्लाई किया था, अब भारत बायोटेक ने अप्लाई किया है कोवैक्सिन के लिए। In its application for emergency use approval, Hyderabad headquartered Bharat Biotech has included interim data from early to mid-stage human trials of its vaccine candidate Covaxin। तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन का जो भी ट्रायल का डेटा उसके बेसिस पर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया है। तो जो फाइजर इंस्टीट्यूट है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जो बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कोविशील्ड को वो चेक कर रहा है, वो एक वेरिएंट है जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है AZT1222। तो उसके लाइसेंस इंडिया, उसकी ट्रायल्स इंडिया में भी चल रहे हैं। तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इंडिया में कोई बेसिकली अलग से रूल्स नहीं है, तो उसके लिए पोर्टल बना है, सुगम पोर्टल। The source close to the Bharat Biotech development said India does not have specific rules or permissions for emergency use authorization and therefore the portal under which these submissions are made Sugam। तो आपको ये याद रखना है सुगम पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो सुगम पोर्टल इससे रिलेटेड है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो कि वैक्सीन के लिए है। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 was awarded on Monday to The City and the Sea, a novel written by राज कमल झा, चीफ एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज इस बार किसे मिला है, सिटी एंड द सी। यूपीएससी में बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, पर आप ठीक है नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। इसके अलावा टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट किसे मिला है, मेजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सैयद अल, द लेट सुल्तान ऑफ ओमान एंड द पीपल ऑफ ओमान एंड इंडियन डांसर कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर। तो आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, हिस्टोरिकल ट्रूथ्स मस्ट बी डिपेक्टेड विदाउट इनकरेजिंग हेट्रेड और एनिमिटी, कि अगर आपको कोई भी हिस्टोरिकल ट्रूथ दिखाने तो आप जैसे फैक्ट है वैसे ही दिखाएं, आप इस तरीके से ना दिखाएं कि उससे क्या हो, एनिमोसिटी आए बिटवीन टू ग्रुप्स। तो हिस्टोरिकल ट्रूथ्स मस्ट बी डिपेक्टेड विदाउट इन एनी वे डिस्क्लोजिंग और इनकरेजिंग हेट्रेड और एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस और कम्युनिटीज। तो किसी जर्नलिस्ट है कोई, उसने कुछ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ कह दिया था अपने शो में, जिससे एनविटी या हेट्रेड प्रमोट हो रहा होगा। तो इस डिसीजन पे देते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिस्टोरिकल जैसी चीज़ें वैसे ही दिखाई जाए और उसमें कोई चेंजेस ना किए जाए एनविटी प्रमोट करने के लिए। इन क्रिटिसिज्म एंड लॉ सूट डिबेट ओवर कोडिंग फॉर किड्स। तो जो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं 6 साल के बच्चे, कि हम इनको कोडिंग सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। तो इनसे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, जिनको भी बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथ्स की भी नॉलेज नहीं होती, उनको कोडिंग सिखाने लग जाते हैं, ऐसी कुछ कंपनीज क्लेम करती हैं। तो इस बारे में बेसिकली ये एक्सप्लेन सीरीज है। मुंबई बेस्ड व्हाइट हेड जूनियर हैज बीन इन द न्यूज फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स ओवर एलिजिबली स्टिफलिंग फ्री स्पीच एंड मिसलीडिंग कस्टमर्स। In addition, the startup, which was acquired by education tech company Byju's earlier this year for $300 million। तो इनका क्या काम था कि अब डिबेट इस बात पे कि राइट एज क्या होनी चाहिए चिल्ड्रन की कोडिंग स्टार्ट करने के लिए।
तो वाई इज लर्निंग टू कोड अ बिग डील, की मतलब इतना बड़ी बिग डील क्यों है कोड लर्न करना? एट द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी when extremely affordable computers made their way into technical and engineering colleges across the country, India was able to produce a huge army of coders and programmers. अब बेसिकली सब लोग चाहते हैं कि गूगल में उनको जॉब मिले, एप्पल में उनको जॉब मिले, तो वो अपने बच्चों को बचपन से ही, पेरेंट्स भी इस बात पे एनकरेज हो जाते हैं, ठीक है कि बच्चों को बचपन से ही कोडिंग आनी चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि प्राइमरी कंटेंशन ये है कि इतने छोटे बच्चों को कोड सिखाने का कोई मतलब नहीं है, उनको नॉर्मल चीज़ें भी नहीं आती। बेसिकली ये हो गया the primary contention against learning to code at a very young age is that some age groups which are being targeted by platforms are being pushed into even before they have mastered the mathematical and technological fundamentals, कि उनको मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजिकल फंडामेंटल्स तक तो आते नहीं और उनको आप कोडिंग करा रहे हो। A metaphor that is often used that children are being made to ride a bicycle before they have learned to walk, मतलब किसी इंसान को चलना नहीं आता उससे आप साइकिल चलवाने लग जाओ। There's a reason why in mathematics addition is taught first, मतलब अगर कोई क्रोनोलॉजी होती है चीज़ों की तो उसका कोई रीजन होता है। फॉर एग्जांपल पहले आपको एडिशन सिखाया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, ये नहीं कि छोटे बच्चों के ऊपर बोल दो कि उनको कोडिंग सीखनी है। द प्लेटफॉर्म क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड, अब प्लेटफॉर्म ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें भी क्लेम करते हैं जो डिस्प्यूटेड है, जैसे ऐसे बोल देंगे कि हमने इस बच्चे को कोडिंग सिखाई थी और अब ये गूगल में काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्लेम्स डिस्प्यूटेड क्लेम्स और ये प्रूफ भी नहीं हुआ इस कंपनी के द्वारा कि किड्स, टीन्स एंड यंग एडल्ट्स टू लर्न हाउ टू कोड एट ऑल एजेस विद प्रॉपर कोडिंग क्लासेस, कि किसी भी कितने भी उम्र का बच्चा हो अगर वो प्रॉपर कोडिंग क्लासेस ले इनकी कंपनी से तो फिर वो बहुत अच्छा कोडर बन सकता है। क्रिटिक्स हैव हाउएवर डिस्प्यूटेड द क्लेम्स, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बोला है जो एडवर्टीजमेंट्स चला रहे हैं व्हाइट हेड जूनियर, उस पर उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं कि उनका ये कहना है कि उनके स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्लस जॉब्स एक्वायर की हैं कंपनीज जैसे कि गूगल और एप्पल है। इनसे बच्चों के दिमाग को ये फर्क पड़ता है कि वो इतने छोटे बच्चों उनको इतने एक्सट्रीम प्रेशर में डाल दो कि आपको ये सीखना है। तो ये न्यूज़ थी। बिल्डिंग ब्रिजेस इन द फॉरेस्ट टू हेल्प वाइल्ड लाइफ, तो आपको पता होगा जब ये एनिमल्स या फिर रेप्टाइल्स जब क्रॉस करते हैं रोड हाईवे पे तो वो कार वगैरह के नीचे क्रश हो जाते हैं। तो उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम इको ब्रिजेस बनाएंगे। तो इको डक्ट और इको ब्रिजेस क्या है? ये वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे कि वो एक नेशनल पार्क से दूसरा नेशनल पार्क जा सके या एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। इको डक्ट्स और इको ब्रिजेस एम टू इनहेंस वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी दैट कैन बी डिस्टर्प्टेड बिकॉज ऑफ हाईवेज और लॉगिंग। दीज इंक्लूड कैनोपी ब्रिजेस, ये कैनोपी भी होंगे, कंक्रीट अंडरपास और ओवरपास टनल्स, मतलब हाईवे के नीचे से भी जाएंगे और हाईवे के ऊपर से भी जाएंगे, और वायरडक्ट्स एंड एम्फीबियन टनल्स और कल्वर्ट्स। यूजली दीज ब्रिजेस आर ओवरलेड विद प्लांटिंग फ्रॉम द एरिया टू गिव अ कंटिन्यूअस लुक विद द लैंडस्केप, और सिमिलरली इनको प्लांटिंग एरिया से बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लीफ से बना दिया जाए, उससे मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी जो न्यूज़ में आई थी। तो इससे क्या होगा, लैंडस्केप जैसा ही लुक रहेगा, तो फिर एनिमल्स वहाँ पर आसानी से पार कर सकेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ रोड। ट्रस्ट द आईएम्स, तो ऑथर ने बेसिकली बोला है कि जो गवर्नमेंट है उसको आईएम की ऑटोनॉमी नहीं लेनी चाहिए और आईएम्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। द गवर्नमेंट डजंट सीम टू बी एबल टू कीप इट्स हैंड्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि इस न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया था कि गवर्नमेंट और आईएम के बीच में एक टसल हो गई। आईएम ने एमबीए का 1 साल के डिग्री का कोर्स करने की बात कर रहे थे, लेकिन यूजीसी का ये कहना है कि ये बिल्कुल भी अगेंस्ट है, कोई भी डिग्री 1 साल की नहीं हो सकती, मास्टर्स डिग्री 1 साल की नहीं हो सकती है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी एक्ट है, अगर गवर्नमेंट को ये लगेगा कि कोई भी आईएम इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शंस ले सकती है। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला है कि गवर्नमेंट को आईएम्स के बोर्ड पर भरोसा करना चाहिए। The government doesn't seem to be able to keep its hand of the Indian Institute of Management, as this newspaper has reported. The Ministry of Education is considering a proposal that will empower it to initiate an inquiry against the Board of Governors of any of the 20 IIMs. The heads of the institutes are alarmed, rightfully so, at this clear move to encroach on the autonomy. तो अब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स को लग रहा है कि उनकी ऑटोनॉमी ली जाएगी, जो कि बेसिकली उन्हें 3 साल पहले 2018 में दी गई थी। मोस्ट रिसेंट स्टैंड ऑफ मैंने आपको बता दिया, एमबीए के एक ईयर प्रोग्राम के ऊपर चल रहा, मास्टर्स डिग्री के ऊपर। आईएम कह रहा है कि एमबीए डिग्री जो है ये ग्लोबल नॉर्म है बाकी मैनी बिजनेस स्कूल्स में, जिसमें 1 साल में दिया जाता है, लेकिन यूजीसी की रूल बुक यही कहती है कि कोई भी प्रोग्राम 2 साल तो लगभग डिजर्व करता ही करता है, उससे कम नहीं करेगा। A new draft of the law gave wide powers to the IIMs with an internal system of checks and balances. जब प्रकाश जावड़ेकर आए थे तो उन्होंने क्या कहते हैं एक न्यू ड्राफ्ट बनाया था जिसमें आईएम्स को वाइड पावर दी गई थी और आईएम्स अपने अंदर ही इंटरनल सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा। लेकिन करंट मूव से हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही अनक्लियर है, और हम क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी ऑटोनॉमी लेने की कोशिश कर रही है। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है, तो पीएमओ को वापस से स्टेप इन करना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बोलना चाहिए कि आप आईएम्स को पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं और एक पॉइंटलेस रेंगल है। एज एन आईएम डायरेक्टर टोल्ड दिस न्यूज़पेपर कि गवर्नमेंट को बोर्ड पर ट्रस्ट करना चाहिए, द गवर्नमेंट इज इन द ओनली रिस्पॉन्सिबल एजेंसी इन द कंट्री। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। सेलिब्रेटिंग जेएनयू, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे यूपीएससी के पर्पज से के लिए। द ग्रेट ग्लोबल क्लाइमेट रीसेट,
तो बेसिकली ये आर्टिकल ये है कि जो चाइना है, चाइना अपने यहाँ क्लाइमेट की जो भी उसकी टारगेट्स है तो वो कैसे मेट कर रहा है, तो उसने ऑथोरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म कर रखा है। फॉर एग्जांपल टॉप टू डाउन पॉलिसीज बनती है वहाँ पे, टॉप ने मैनेजमेंट में बोल दिया कि आपको इतने इतने से सोलर वॉट एनर्जी चाहिए, इतनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, तो एट एनी कॉस्ट उनको करनी ही करनी है। मतलब ये है कि जो लोकल बॉडीज है उनका कोई से ही नहीं है इस बात में कि वो कितनी कर पाएंगे कितनी नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर टॉप को कोई रूल बनाने हैं तो वो सबसे कंसल्ट करके बनाएगा, लोकल बॉडी से पूछेगा कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। वन वे डिसीजंस नहीं होते हैं। तो दिल्ली इज प्रोबेबली बेटर प्रिपेयर्ड देन इन द पास्ट व्हेन इंडिया वाज वाइडली सीन एज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन क्लाइमेट इश्यूज। तो अब से जब बाइडेन वापस से यूएस के प्रेसिडेंट बन के आ रहे हैं तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे तो अच्छा पुश देंगे वो। तो अब वॉशिंगटन बीजिंग तो अच्छा कर रहा है, तो ऑथर ने बोला कि बीजिंग किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बना रहा है क्लाइमेट के लिए, तो वो हम देखते हैं। जो न्यू डायरेक्शन है चाइनीज और यूएस पॉलिसीज की, वो प्रेशर तो डालने ही वाले हैं और अदर स्टेट्स पे कि आपको भी अपना एनर्जी प्रोडक्शन अच्छा करना है और रिन्यूएबल एनर्जी के ज़्यादा तरफ जाना है, न्यू टेक्नोलॉजीज लानी है। अब चाइना हैज़ क्राफ्टेड अ न्यू टेम्पलेट ऑफ कोर्सिव एनवायरमेंटलिज्म। तो चाइना ने जो इन्वायरमेंटलिज्म कर रहा है वो फोर्सफुल इन्वायरमेंटलिज्म है। चाइना वॉज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अबव कंसिडरेशन ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। यही चाइना था, पहले क्या करता था, ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऊपर रखता था, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी मतलब ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले इन्वायरमेंट को कितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन अब देख रहे हैं चाइना का ये स्टैंड बहुत ही ड्रास्टिकली बदला है पिछले कुछ सालों में। CCP reframed द प्रॉब्लम एज ब्रिंगिंग हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। उन्होंने बोला कि अब ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए और इसलिए हम बनाएंगे इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। His decision to strengthen the party state against the rest of society, curb dissent and impose tough and unconventional solutions for the problems confronting China had its expression in the environmental policy। तो उनकी environmental policy basically ये है कि अपने डिसीजन सब पे थोप दो, सोसाइटी की एक बात नहीं सुननी, वो क्या बोल रहा है, डिसेंट को बिल्कुल कर्ब कर दो और अपने टफ और अनकन्वेंशनल सोल्यूशन सब पे लगा दो कि आपको ऐसा ही करना है। अब चाइना अपनी जो बैड बॉय थी, बैड बॉय वाली इमेज थी क्लाइमेट पे, अब उससे चेंज होते होते वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है कि हमें इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बनानी है। पर उसका जो इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बन रहा है वो अथॉरिटेरियन बेसिस पे बन रहा है। फॉर प्रोपोनेंट्स जीज कोर्सिव स्ट्रैटेजी हैज़ बीन मोर इफेक्टिव। लेकिन ये है कि जो ये अथॉरिटेरियन इन्वायरमेंटलिज्म इफेक्टिव है क्योंकि आपको करना ही करना है, वरना वो आपकी कंपनी बंद करा देंगे या फिर आपको फाइन देने के लिए बोलेंगे, तो करना ही पड़ता है कंपनी वालों को। लेकिन जो बाकी डेमोक्रेसीज में होता है वो लिबरल इन्वायरमेंटलिज्म होता है, तो वो रिजल्ट जनरेट करना जो कि ऑथोरिटेरियन इन्वायरमेंटलिज्म से होता है तो वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन वो भले ही अच्छा हो, उससे ज़्यादा इन्वायरमेंटलिज्म में फर्क हो, लेकिन हम तब भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबकी राय उतनी ही इक्वली मायने रखती है। Critics do concede the effectiveness of some of China's coercive strategies, but also point to massive political and social cost. इससे क्या हो रहा है, लोकल कम्युनिटीज को कितना सफर करना पड़ता है क्योंकि टॉप डाउन सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, CCP's टेक्नोक्रेटिक एलिट्स टू मेक मेजर मिस्टेक्स इन असेसिंग एंड ट्रीटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब वॉट एवर द मेरिट्स ऑफ ऑथोरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है कोई भी मेरिट हो, कितना भी एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, लेकिन इसका बहुत ही कम चांस है कि इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं डेमोक्रेसीज में, क्योंकि प्लूरल सोसाइटीज बेसिकली इस बात पे फोकस करती है कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए किसी भी बात पे। तो ये आर्टिकल बेसिकली इसी पर था। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड न्यूज में तो अब ब्रेग्जिट हो रहा है, तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ रहा है। तो इसके बाद ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में कोई भी डील फाइनल नहीं हो पा रही है। तो ब्रिटेन का मेनली ये कहना है कि जो फ्रांस है वो ही इंसिस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को कि वो मांगे ब्रिटिश वाटर में एक्सेस टू फिशिंग, वन ऑफ द टू मेन रिमेन स्टिकिंग पॉइंट्स। तो मतलब ये है यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ब्रिटिश को अपने एक्सेस टू वाटर देना पड़ेगा, फिशिंग देना पड़ेगा इन द ब्रिटेन वाटर्स। दूसरा ये, फ्रांस हैज आल्सो टेकन द लीड इन डिमांडिंग दैट यूके क्लोजली अलाइन इटसेल्फ विद EU रूल्स। फ्रांस का ये भी कहना है कि यूके अपने आप को अलाइन करे जो भी यूरोपियन यूनियन के रूल है, तभी वो यूरोपियन यूनियन की मार्केट को एक्सेस कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि जर्मनी चाहता है ये डील हो जाए यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में। क्यों? क्योंकि यूके बहुत बड़ा मेजर मार्केट प्रोवाइड करता है जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री को। तो हम देख रहे हैं अभी इनके बीच में कोई भी डील नहीं हो पाई, जब भी डील आएगी तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या डील हुई है। ईरान स्मार्ट सैटेलाइट कंट्रोल मशीन गन किल्ड टॉप साइंटिस्ट। तो अब ईरान का ये कहना है जो इनके न्यूक्लियर टॉप साइंटिस्ट को मारा गया वो स्मार्ट सैटेलाइट ने मारा है, मतलब स्मार्ट मशीन गन थी जो कि सैटेलाइट कंट्रोल थी, वहां कोई इंसान नहीं था। नो टेररिस्ट वर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, ऐसा उनका कहना है। द मशीन गन वॉज प्लेस्ड ऑन अ पिकअप ट्रक एंड वॉज कंट्रोल्ड बाय अ सैटेलाइट। तो वो सैटेलाइट से कंट्रोल की गई थी और रिमोटेडली विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ मशीन गन इक्विप्ड विद अ सैटेलाइट कंट्रोल्ड स्मार्ट सिस्टम। तो सैटेलाइट कंट्रोल्ड स्मार्ट सिस्टम से बेसिकली मारा गया है। अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन
तो ये जो है इसको कोविड-19 में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, तो अभी बंद करके यहाँ से जा रही थी। तो इन्वेस्टर्स इसके अगेंस्ट में कि नहीं, इसको वाइंड अप नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि आप अपनी पेरेंट कंपनी जो कि यूएस में है उससे बोलो यहाँ पर इन्वेस्ट करें और आपको इस दुविधा से निकाले। इन्वेस्टर्स कंप्लेंटेड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन विच यूनिलेटरल डिसाइडेड टू क्लोज द स्कीम, मतलब उसने इन्वेस्टर से बिना पूछे ये डिसाइड कर लिया कि वो अपनी स्कीम बंद करके जा रही है। तो इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि यूएस को बोलो कि यहाँ पे स्टेप इन करे और फंड्स प्रोवाइड करे। अगर अब इसका क्या कहना है, तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का ये कहना है कि उसने इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि अगर वो भले ही चाहें कि ना भी बंद हो तो उसके बाद भी उनको इतने ज़्यादा लॉसेस हो चुके हैं कि उनको वाइंड अप करना ही पड़ेगा। तो has warned investors of a fall in net assets value and losses for unit holders if they vote against its decision to wind up 6 credit guarantee schemes। तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो यहाँ से जा रहे हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बंद करके सब। अब ये तो कल मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है, क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद मंथली पेमेंट। ये क्या स्कीम है, जो भी जीएसटी है स्मॉल मर्चेंट्स उनको रिलीफ देने के लिए। चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया डिक्लाइन इन 2020 सो फॉर। तो अभी हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत और चाइना और इंडिया का इशू भी चल रहा है लद्दाख में, तो उसकी बेसिस पे ये तो होना ही था कि चाइना के एक्सपोर्ट कम तो होना ही था। इसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ा भी है। तो चाइना के एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है बाई 13% इन द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ द ईयर, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट राइज हुआ है बाई 16% इन द सेम पीरियड एज पर चाइनीज कस्टम डेटा। तो बाइलेटरल ट्रेड इन द फर्स्ट 11 मंथ्स जो कि टच हुआ है 78 बिलियन ट्रेड में, जिसमें 19 बिलियन इंडिया की तरफ से है और चाइना की तरफ से 59 बिलियन चाइना ने एक्सपोर्ट किया है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।